अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज अपने लेक्चर का आगाज़ मैं कुरान पाक की इस आयत से करूँगा जिसका मफ़हूम है अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेम्बल से आर्टिकल 28 तक पॉइंट वाइज डिस्कस किए थे। और आज का जो मेरा लेक्चर है इसमें मैं आपसे आर्टिकल 29 से इंशाल्लाह रिमेनिंग जितने वो पोर्शन रह गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो आज मैं आर्टिकल वाइज आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर आप स्टूडेंट्स के पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं तो आप मेरे नोट्स ओपन कर लें। ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से ही मजीद उसको सिंप्लीफाई करके और इजी वर्ड में आपके लिए लिखे हैं। और अगर आपके पास अदर कोई मटेरियल है तो आप उसको ओपन कर लें ताकि हम इसको कंटिन्यू करें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 29 से। तो आर्टिकल 29 के तहत रियासत का हर अदारा और हर शख्स जो है वो जो पॉलिसी असूल जो अवेजा किए हैं स्टेट ने, उनके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन में जो बड़े क्लियर मेंशन है उनके मुताबिक काम करेगा। और जो सदर है वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के मामलात की निगरानी करेगा। और मजलिस शूरा जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, और सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो वज़ा किए गए असूलों के मुताबिक अपना काम करेंगी। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 30 पे, जो का रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। तो इस आर्टिकल के तहत कोई भी इदारा या फर्द जो रियासती अमूर के फ़राइज़ अदा कर रहा है वो पॉलिसी असूलों के मुताबिक काम करने का पाबंद होगा। नेक्स्ट हम आर्टिकल 31 की बात करें तो आर्टिकल 31 जो है वो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के बारे में है। तो इसके मुताबिक रियासत जो है ऐसे अपने तमाम दराए जो बरोकार ला कर जिनकी मदद से मुसलमान इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, तो वो ये रियासत की ये ड्यूटी है कि वो ये इंश्योर करे कि वो पाकिस्तान में जितने भी मुस्लिम आबाद हैं वो इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और आर्टिकल 31 में फर्दर ये क्लियर किया गया है कि कुरान और इस्लामियात की तालीम जो है वो लाजमी करार दी गई है। और ये स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रियासती भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग दे। फर्दर इसमें एक चीज़ क्लेरिफाई की गई है कि ज़कात, मसाजिद और औकाफ के मामलात को देखने के लिए एक ज़ैली अदारा कायम किया जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में महकमा औकाफ जो है वो बेसिकली इसी आर्टिकल के अंडर काम कर रहा है कि उसकी ड्यूटी है कि वो जितना भी अपने पूरी स्टेट से ज़कात है वो उसकी कलेक्शन करता है और उसकी फिर अकॉर्डिंगली उसकी डिस्बर्समेंट करता है जो भी नीडी लोग हैं हमारे मुल्क में। नेक्स्ट हम आर्टिकल 32 पे आते हैं जो कि प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के हवाले से है। तो इस आर्टिकल के तहत रियासत जो है ना वो मुकामी हुकूमती इदारों की हौसला अफजाई करेगी और अदारों में खवातीन की नुमाइंदगी जो है वो यकीनी बनाएगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी जॉब्स आती हैं स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उसमें एक स्पेसिफिक कोटा दिया गया होता है जो कि फीमेल के वाले से और डिसेबल पर्सन के वाले से है। तो वो कोटा जो दिया जाता है वो बेसिकली इसी आर्टिकल के अंडर दिया जाता है कि ताकि जो फीमेल्स हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर नुमाइंदगी दी जा सके जो भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं। नेक्स्ट हम आर्टिकल 33 की बात करें तो रियासत जो है ना वो शहरियों में नस्ली, कबायली और सूबाई तआस्सुब की हौसला शिकनी करेगी कि बेसिकली इस चीज़ को डिस्करेज किया गया है कि कोई भी एरिया जैसे कि पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में ज़्यादा आबादी जो है पंजाबियों की है। तो वो ये चीज़ स्टेट इंश्योर करेगी कि जो प्रोविंस है, पंजाब का प्रोविंस है, उसमें सिर्फ पंजाबियों को प्रमोट ना किया जाए बल्कि जो दूसरे प्रोविंसेस के लोग हैं जो सूबा सिंध से हैं या किसी खैबर पख्तूनख्वा से हैं, उनको भी मुकम्मल नुमाइंदगी दी जाए। इसी तरह जितने भी दूसरे सूबे हैं, पेशावर हो गया, पेशावर में सिर्फ पख्तूनों को ना नुमाइंदगी दी जाए, बाकी प्रोविंसेस के लोगों को भी नुमाइंदगी दी जाए। तो ये उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए इसमें बताया गया है आर्टिकल 33 कि हर सूबाई हुकूमत का और ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो किसी किस्म के नस्ली, कबायली जो तासुब है उसको प्रमोट ना करें, उसकी हौसला शिकनी करें।
आर्टिकल 34 की बात करते हैं, फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ। तो इसके मुताबिक रियासत अपने दैली इदारों में खवातीन की शिरकत को यकीनी बनाएगी। तो इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो आप जानते हैं कि जो हमारी नेशनल असेंबली है, जिसको हम मजलिस शूरा और पार्लियामेंट कहते हैं, उसमें एक मखसूस नशिस्तें हैं जो खवातीन के लिए रखी गई होती हैं। तो वो नशिस्तें जो हैं वो बेसिकली इसी आर्टिकल के अंडर रखी जाती हैं कि ताकि खवातीन को जो भी है उसमें पार्लियामेंट में उन्हें उन्हें एक दी जा सके प्रॉपर, अब उन्हें नुमाइंदगी दी जा सके। नेक्स्ट हम आर्टिकल 35 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। तो आपको ये रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो ख़ानदानों को और उसके अफराद को यकीनी बनाए कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है फैमिली बेस्ड का, ये रियासत की ड्यूटी है कि वो इसको प्रमोट करे और फैमिली जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो आर्टिकल 36 की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है इसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं, दूसरे नॉन मुस्लिम भी आबाद हैं, जिसमें क्रिश्चियन हैं, हिंदूज हैं, सिख है। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी भी माइनॉरिटीज पाकिस्तान में आबाद हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उन्हें फराहम किया जाए। तो अंडर 36 ये स्टेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फॉल करता है। नेक्स्ट हम आर्टिकल 37 को डिस्कस करें, तो इसके तहत प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस जो है ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रियासत है वो समाजी इंसाफ को फ़रोग दे और मुआशरे में बुराइयों का खात्मा करे, और जितने भी बैकवर्ड एरिया पसमानदा इलाके हैं उनमें तालीम और मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम करे, और मुआशरे में जितने भी गैर कानूनी हरकत जैसे जुआ या और भी ऐसे जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं उनको रोकने के लिए इकदाम करें। नेक्स्ट हम आर्टिकल 38 की बात करते हैं, प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल। तो ये रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो अवाम को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी जो है वो यकीनी बनाए, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए अपने तमाम वसाइल जो है बरकरार लाए। नेक्स्ट हम आर्टिकल 39 पे आते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म फोर्सेस। तो रियासत पाकिस्तान जो है उसके तमाम हिस्सों के लोगों को इस काबिल बनाएगी कि वो जो मुसल्लह अफवाज हैं उसमें शिरकत अख्तियार कर सकें, कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं जिसमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस आती हैं। तो इसमें सिर्फ किसी ख़ास कबीले के लोग या किसी ख़ास सूबे के लोगों को सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 39 आर्टिकल यही चीज़ इंश्योर करता है कि हमारे जितने भी सूबे हैं हमारे मुल्क के, उन सब सूबों के लोगों को इस स्टेट इस काबिल बनाए कि वो जो आर्म फोर्सेस हैं उनको ज्वाइन कर सकें। नेक्स्ट हम आर्टिकल 40 पे आते हैं। आर्टिकल 40 के तहत जो रियासत है वो मुस्लिम मुस्लिम उम्मा जो है उसके साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए अपने इकदाम करेगी, और इसके साथ साथ वो जो आलमी अमन है उसके क़याम के लिए भी अपनी ज़िम्मेदारी है जो भरपूर तरीके से अदा करेगी। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाई जाए, और इंटरनेशनल पीस जो है उसको भी इंश्योर करे, कि वो ये चीज़ इंश्योर करे कि हमारा मुल्क जो है वो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में उसका उनका सहूलतकार ना बने, या कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे इंटरनेशनल पीस जो है वो डिस्टर्ब हो। स्टूडेंट, अब हम आर्टिकल 50 से स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल 50 में डेफिनेशन की गई है पार्लियामेंट की। तो इसके तहत जो हमारी पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट इज नोन एज द मजलिस शूरा। तो आपसे पेपर में एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बताएं कि जो पार्लियामेंट की डेफिनेशन है वो किस आर्टिकल में दी गई है। तो आपके इल्म में होना चाहिए कि आर्टिकल 50 बताता है, या फिर वो ये भी आपसे पूछ सकता है जी कि पार्लियामेंट की डेफिनेशन एक्चुअली है क्या अंडर आर्टिकल 50। तो आपके इल्म में है जी कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 50 जो है उसका नाम है मजलिस शूरा। तो आपने ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इसके वो बड़े ध्यान से उनको मेमोराइज करना है और उनको याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज हैं वो आपको पेपर सेटर आपसे किसी किस्म का भी थोड़ा सा उसे ट्विस्ट करके आपसे एमसीक्यूज बना सकता है।
तो मैं मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो पोर्शन है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँ। लेकिन आपने इसमें, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, तो आपने लेकिन ये जितने भी आर्टिकल है ना, उनमें आपको उनमें कोशिश करनी है कि आप सारे जो मैक्सिमम आप याद कर सकते हैं वो याद करें। हम नेक्स्ट आर्टिकल 51A को डिस्कस करें तो इसके तहत पार्लियामेंट की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 236 हैं। और आर्टिकल 51B ये बताता है कि हमारे मुल्क में जो कि वोट कास्ट करने के लिए मिनिमम एज जो सेट है अंडर आर्टिकल, वो 18 ईयर है, कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा या बच्ची, मेल या फीमेल जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। टर्म ऑफ नेशनल असेंबली जो है वो 5 साल है, ये आर्टिकल 52 के अंदर डिफाइन किया गया। और आर्टिकल 54A हमें बताता है कि जो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो समन कर सकता है, बोथ हाउसेज पार्लियामेंट को भी कर सकता है और नेशनल असेंबली को भी कर सकता है और सेनेट को भी कर सकता है। 54A2 कहता है कि नेशनल असेंबली की जो है एटलीस्ट 3 सेशन होंगे एवरी ईयर। और अंडर 56 आर्टिकल 56 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस कर सकता है आइदर हाउस, वो नेशनल असेंबली में भी कर सकता है और सेनेट को भी एड्रेस कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो 59 से ऑनवर्ड है ये सेनेट को डील करते हैं। तो इसके तहत जो सेनेट में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 104 है। तो आपके इल्म में होना चाहिए कि जो सेनेट की सीट्स जो हैं वो 104 हैं। और अभी जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है नेशनल असेंबली की, तो नेशनल असेंबली की जो टोटल सीट्स हैं वो 236 हैं। तो ये चीज़ें आपको एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है। आपको इसको प्रिपेयर करने का सिंपल वे ये है कि जो जो मैं आपसे चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ या जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप ये सारे किसी एक पेज पे नोट डाउन कर लें, ताकि जब आप नोट डाउन करके दोबारा उसको पढ़ेंगे या उसको, तो वो आपको इजीली रिकॉल हो जाएंगे और आपके लिए याद करना भी उसको आसान होगा। तो आर्टिकल 59(3) के तहत जो सेनेट होता है, सेनेटर है, उसकी जो सीट है वो उसकी टर्म 6 ईयर होती है। तो नेशनल असेंबली जो है उसमें जो उसके मेंबर हैं उनका टेनर जो है 5 ईयर होता है और सेनेट का जो है वो उसके मेंबर का टेनर जो है वो 6 ईयर होता है। और जो चेयरमैन और चेयरमैन जो होता है और डिप्टी होता है सेनेट का, वो इलेक्ट होता है अमंग्स द मेंबर। जो मेंबर होते हैं सेनेट के, उनके बीच में से इलेक्ट किया जाता है चेयरमैन भी और जो डिप्टी सेनेट का होता है उसको भी। इसी तरह नेशनल असेंबली में भी जो उनके स्पीकर होते हैं और जो जो सेकंड टू स्पीकर डिप्टी स्पीकर होता है, वो उनको भी जो मेंबर्स होते हैं उसके नेशनल असेंबली के, उनमें से इलेक्ट किया जाता है और उसको वोट जो है वो कास्ट करते हैं, वही मेंबर ही कास्ट करते हैं। तो जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का टर्म है वो 3 ईयर होती है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अक्सर आपने सुना होगा 62 जो आर्टिकल का 62A पे पूरा नहीं उतर रहा, ठीक है। तो वो बेसिकली वो 62A जो है वो इसी हवाले से है कि डिसक्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के हवाले से। तो 62(1) हमें ये बताता है कि जो एज लिमिट है नेशनल असेंबली के लिए मेंबर की, वो 25 ईयर है। और जो सेनेट के मेंबर के लिए एज लिमिट है वो 30 ईयर है, कि इससे कम उम्र का जो भी सिटीजन है वो जो 25 ईयर से कम है वो नेशनल असेंबली के लिए क्वालिफाई नहीं करता। और जो 30 ईयर से कम है वो सेनेट की सीट के लिए क्वालिफाई नहीं करता। और दूसरा उनमें ये वो गुड करेक्टर के होने चाहिए, उन्हें नॉलेज ऑफ इस्लामिक टीचिंग का होना चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए। ये सब क्वालिटीज जो हैं ये उनके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन है उनकी जो कि एज अ मेंबर उनको इलेक्ट होने के लिए उनको तो जरूरी है। तो नेक्स्ट हम 63(1) को डिस्कस करें तो ये डिस्क्वालिफिकेशन है फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो उसने बड़ा डिटेल बताया हुआ है कि उस अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए, वो उसकी कोई प्रॉफिट ऑफ ऑफिस उसने होल्ड ना किया हो, कभी वो सर्विस से डिसमिस ना हुआ हो या सर्विस से रिमूव ना हुआ हो। अगर वो कोई सिविल सर्वेंट रहा है तो वो 2 साल उसकी रिटायरमेंट से 2 साल से पहले जो है वो क्वालिफाई नहीं करता, ना सेनेट के लिए और ना ही नेशनल असेंबली के लिए। कोई डिफॉल्टर ना हो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो ये सारी उसकी हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन जो है किसी भी शख्स को डिस्क्वालीफाई कर देती हैं, कि वो फिर एलिजिबल नहीं रहता है कि वो
उसके लिए नेशनल असेंबली के लिए या सेनेट के लिए कंटेस्ट कर सके। आर्टिकल 64 के तहत कि अगर कोई मेंबर सीट जो है वो डिक्लेयर वैकेंट इन एब्सेंट 40 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ इट्स सिटिंग, कि अगर कोई भी ऐसा मेंबर जो 40 दिन तक लगातार गैर हाजिर रहता है और वो पार्लियामेंट में नहीं आता तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। और आर्टिकल 65 ये बताता है कि जितने भी मेंबर हैं जब तक वो ओथ नहीं लेंगे तब तक वो अपना वोट कास्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होते। आर्टिकल 68 की बात करें तो आर्टिकल 68 हमें बताता है कि जो पार्लियामेंट है वो कंडक्ट ऑफ जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हैं या हाई कोर्ट के हैं, उनके कंडक्ट के हवाले से कोई चीज़ भी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं की जा सकती। और उसी से नेक्स्ट आर्टिकल 69 इस चीज़ को क्लियर कर देता है कि कोर्ट जो है उनकी ये जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो जो भी प्रोसीडिंग हो रही है पार्लियामेंट में या फिर सेनेट में उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकें। आर्टिकल 79 के मुताबिक जितने भी बिल्स हैं वो किसी हाउस में प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आप आइदर सेनेट में भी कर सकते हैं या फिर नेशनल असेंबली में भी कर सकते हैं। और आर्टिकल 73 जो है इसके तहत जो मनी बिल्स हैं वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में किए जा सकते हैं, वो सेनेट में नहीं किए जा सकते। तो ये एमसीक्यू जो है ये काफ़ी दफ़ा इस ये एमसीक्यूज आया है कि आप बताएं कि जो मनी बिल्स हैं वो कौन सी असेंबली में जनरेट होगा, ओरिजिनेट होगा। तो ये आपके इलम में होना चाहिए कि जो मनी बिल जितने भी हैं वो सिर्फ नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हो सकते हैं, सेनेट में ओरिजिनेट नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम आर्टिकल 80 की बात करें तो वो एनुअल बजट के हवाले से है कि एनुअल बजट जो है वो हमेशा नेशनल असेंबली में पेश किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं जो भी बजट का इजलास होता है वो हमेशा नेशनल असेंबली में ही कॉल किया जाता है। आर्टिकल 83 के तहत जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है कि उसको ये परमिशन दी गई है, उसको ये पावर दी गई है कि वो जितने भी ग्रांट्स है ना वो अलाउ करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जितने भी नेशनल असेंबली ग्रांट करती है फंड वो सारे प्राइम मिनिस्टर उनको ऑथेंटिकेट करता है। और अगर कोई एक्सेस फेडरल गवर्नमेंट के कोई एक्सेस हुए हैं, ग्रांट्स हुई हैं, तो वो अंडर आर्टिकल 84 फॉल करती हैं। आर्टिकल 88 की बात करें फाइनेंस कमेटी, तो जितने भी एक्सपेंडिचर हैं नेशनल असेंबली के और सेनेट के वो कंट्रोल किए जाते हैं, नेशनल असेंबली उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट आते हैं ये भी है जुडिशल कमीशन के हवाले से, ये आर्टिकल 175 से स्टार्ट होता है। तो इसके तहत एस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो पाकिस्तान है वो सबसे सुपीरियर कोर्ट है। और हर सूबे की जो हाई कोर्ट है वो अपने प्रोविंस की सबसे सुपीरियर कोर्ट है। इसी तरह इस्लामाबाद टेरिटरी के लिए इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जो कि सुपीरियर कोर्ट है कैपिटल की। 75A जो है वो जुडिशल कमीशन के हवाले से है। तो ये 75A बेसिकली इसमें इंसर्ट किया गया था आफ्टर 18th अमेंडमेंट। 75A1 जो है ये जुडिशल कमीशन के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से है कि देयर शैल बी जुडिशल कमीशन फॉर अपॉइंटमेंट सुपीरियर कोर्ट एंड फेडरल कोर्ट जजेस, कि जितने भी जजेस अपॉइंट होते हैं वो आपके इलम में है कि वो थ्रू जुडिशल कमीशन है। जुडिशल कमीशन उनके नाम जो है वो आगे फाइनलाइज करके प्रेसिडेंट को समरी फॉरवर्ड करता है और प्रेसिडेंट जो है वो उसको अप्रूव करता है। तो जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अभी जो जस्टिस आयशा मलिक जो हैं जो फर्स्ट फीमेल जज हैं जो कि प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट गई हैं फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट, तो उनका केस जुडिशल कमीशन ने अप्रूव किया और उनका नाम जो है वो समरी में रेफर किया प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ने फिर उनको अलाउ किया। तो ये आपसे पेपर में ये भी सवाल पूछ सकता है कि बताएं वो कौन सी फीमेल जज हैं जो फर्स्ट पाकिस्तानी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट गई हैं। तो वो जस्टिस आयशा मलिक हैं जो कि प्रमोट होकर फ्रॉम लाहौर हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं। तो ये उनकी अपॉइंटमेंट जितनी भी हैं वो जुडिशल कमीशन जो है उनकी अपॉइंटमेंट्स वो सुप्रीम कोर्ट की हों या प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी भी जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो थ्रू जुडिशल कमीशन की जाती हैं। तो अंडर 175A3 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस जो है उसको अपॉइंट करता है।
अब चीफ जस्टिस का बेसिकली अपॉइंटमेंट का जो मोस्ट अंडर दिस आर्टिकल आप जब पढ़ेंगे, वो अंडर दिस आर्टिकल प्रेसिडेंट अपॉइंट मोस्ट सीनियर जज एज अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में मोस्ट सीनियर जज है, वो प्रेसिडेंट इस चीज़ का पाबंद है कि वो उसी को अपॉइंट कर सकता है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मोस्ट सीनियर जज को वो सुपर सीड करवा के किसी उससे जो लोअर लेवल के जज गया उसको एज अपॉइंट कर दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो अंडर 175A(4) है, इसके तहत जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसका काम रूल्स हैं और प्रोसीजर बनाना है। तो रिमेनिंग जितने भी हैं ये आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, बल्कि जैसे मैंने आपको बताया है कि आप इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपसे मेन मेन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो रिपीटेड आर्टिकल हैं जो पेपर में आ रहे हैं, मैं आपसे वो इस लेक्चर में वही डिस्कस कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 175A का सब आर्टिकल 15 हमें बताता है कि जो इसकी मीटिंग्स होंगी जुडिशल कमीशन की, वो हमेशा इन कैमरा मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाएंगी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है जो आर्टिकल 176 होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में से एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, और इसी तरह हाई कोर्ट जो है उनमें से भी एक या दो कम अज कम एटलीस्ट आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो आपने इन दोनों पोर्शन पे बड़ी अच्छी तरीके से ग्रिप करनी है। आर्टिकल 176 जो है वो कंपोजिशन के हवाले से है कि टोटल नंबर ऑफ जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वो 17th हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस होता है और रिमेनिंग 16 जजेस होते हैं। और जो फीमेल जजेस का कोटा है वो 1/4 है टोटल नंबर ऑफ जजेस के, जो हैं वो फीमेल जजेस को एलोकेट किया गया हुआ है अंडर आर्टिकल 176। तो आर्टिकल 177(1) के तहत की जो अपॉइंटमेंट है वो आपको पता है कि प्रेसिडेंट करता है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन फॉर जजेस हैं वो सिटीजन होना चाहिए, पाकिस्तान का सिटीजन होना चाहिए। और हाई कोर्ट जो है उसका एटलीस्ट 5 ईयर का वो जज रह चुके हों। जो भी जज है वो उसके लिए जिसको भी नॉमिनेट किया जा रहा है वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, उसके 5 ईयर का एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट का, या वो हाई कोर्ट का लॉयर की उसकी प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस हो 15 ईयर्स का। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी करेक्शन है, वो 15 डेज लिखा गया, ये 15 ईयर्स हैं। एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 15 ईयर। तो ओथ जो है 178 जो है वो ओथ के वाले से कि चीफ जस्टिस जो है वो ओथ लेता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, और जितने भी जजेस होते हैं वो ओथ लेते हैं फ्रॉम चीफ जस्टिस से। कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो ओथ लेंगे प्रेसिडेंट से, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो ओथ लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, रिटायरमेंट एज जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपके कलम में होना चाहिए। आर्टिकल 179 में डिफाइन किया गया है रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। तो इनकी जो एज लिमिट है वो 65 ईयर्स है। तो आपसे वो बॉस दोनों तरीकों से पूछ सकता है। वो आपसे ये पूछ सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज है 65 ईयर, ये कौन से आर्टिकल में बताई गई है। तो आपके कलम में होना चाहिए 179 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज 65 है। या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आर्टिकल 179 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज लिमिट कितनी है। ठीक है, और वो आपसे सिंपल क्वेश्चन भी कर सकता है कि आप बताएं कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज क्या है। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो पोर्शन है आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से ग्रिप करनी है। तो आर्टिकल 180 के तहत कि अगर इन एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है मोस्ट सीनियर जो जज होता है उसको एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर देता है। और इन केस अगर कोई जज जो है वो उसकी पोजीशन जो है वो वैकेंट है या उसकी जगह कोई एक्टिंग जज अपॉइंट करना है, तो उस सूरत में प्रेसिडेंट जो है जो हाई कोर्ट का जो मोस्ट सीनियर जज होता है उसको एज एन एक्टिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकता है। 182 जो है वो एड हॉक जजेस के हवाले से है कि अगर चीफ जस्टिस रिक्वेस्ट करे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को तो उनकी कंसल्टेशन से जुडिशल कमीशन की वो अपॉइंट करेगा एड हॉक जजेस। आर्टिकल 209 हमें बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको रिमूव जो है वो प्रेसिडेंट के पास ये पार नहीं है कि वो उसको खुद रिमूव कर ले, अनटिल अनलेस जब तक काउंसिल उसको उसकी फाइंडिंग अपनी प्रेसिडेंट को ना भिजवाए
और उसके प्रेसिडेंट उनकी फाइंडिंग से अगर सेटिस्फाई है तो फिर वो ऑर्डर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के हवाले से बात की जाए तो उसके पास किसी भी किस्म का जो लॉ से रिगार्डिंग है, जो लॉ बनाया गया है उससे रिगार्डिंग कोई भी केस उसके पास आ सकता है। और जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो इन्फोर्समेंट है, फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट जो है ये उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। और अगर कोई किसी प्रोविंस के दरमियान कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो दो प्रोविंसेस के दरमियान, तो वो भी उनको सेटलमेंट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन है कि वो उसको उनको सेटल डाउन करवाए। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो डेक्लरेटरी प्रोनाउंस करती है, डेक्लरेटरी जजमेंट्स को प्रोनाउंस करती है। आर्टिकल 185 में उसकी एपलेट जुरिस्डिक्शन डिफाइन की गई है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जुरिस्डिक्शन है कि वो अपील जो है वो उनको सुने, जो भी फैसले या डिग्री या ऑर्डर जो हाई कोर्ट के हैं उनके अगेंस्ट जो अपील फाइल की जाती है, तो ये उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन है कि वो अपील की हेयरिंग जो है वो सुन सकती है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन 186 में डिफाइन की गई है सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट हम आते हैं हाई कोर्ट में, जो कि जिसका आर्टिकल 192 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। तो हाई कोर्ट के जो हाई कोर्ट में तब से चीफ जस्टिस होता है जो हाई कोर्ट को हेड कर रहा होता है, और उसके अलावा जो नंबर ऑफ जजेस है उसके लिए कोई फिक्स नहीं है। वो जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं वो उसको प्रेसिडेंट जो है उसी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अपॉइंट कर सकता है। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो है, जुरिस्डिक्शन जो मे एक्सटेंड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हर प्रोविंस की हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन उसकी प्रोविंस के जो है उसके अंदर फॉल कर रहा होता है, वहाँ तक उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की उसी प्रोविंस के अंदर तक ही होती है। तो अपॉइंटमेंट जो है इनकी वो चीफ जस्टिस एंड ऑल अदर जितने भी जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इनकी क्वालिफिकेशन जो है वो आपको अच्छे तरीके से इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए कि जो भी हाई कोर्ट का जज अपॉइंट होगा वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, उसकी एज जो है वो 45 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, और उसको एज अ लॉ प्रैक्टिस एटलीस्ट उसको 10 ईयर की उसकी लॉ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर वो सिविल सर्विस करता रहा तो उसको 10 ईयर मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है सिविल सर्विस की। जैसे कि अगर कोई आप कहते हैं सरकारी वकील है जिसको वो एलिवेट कर रहे हैं, तो उसको कम से कम 10 ईयर का उसका सिविल सर्विस की उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज है तो एटलीस्ट 3 ईयर का उसका वो जो सिविल सर्वेंट जिसको अपॉइंट कर रहे हैं उसने अगर 3 ईयर सिविल जज भी सर्व किया हो। इनके ओथ के वाले से जो जो चीफ जस्टिस हैं ऑफ हाई कोर्ट वो ओथ लेते हैं बिफोर गवर्नर ऑफ दैट प्रोविंस, और जितने भी जजेस हैं उस हाई कोर्ट के वो ओथ लेते हैं बिफोर हाई कोर्ट ऑफ दैट प्रोविंस। तो इनकी टर्म जो है ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आता है। आर्टिकल 195 में डिफाइन है कि हाई कोर्ट के जज के जो पीरियड है रिटायरमेंट का वो 62 ईयर तक वो सर्व कर सकता है। एट द एज ऑफ 62 ईयर जो हाई कोर्ट के जज जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये इसमें ये इम्पोर्टेंट है 199 जो है पावर एंड फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो आपको पता है हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है ऑर्डर हैबिस कॉर्पस जो है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है, मैंडमस आता है, प्रोहिबिशन आता है, और शरारे जो है ये इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। और एपलेट जुरिस्डिक्शन के हवाले से जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं जिनके जो केस हैं डिग्री हैं जजमेंट्स आई हैं उनके अगेंस्ट आप अपील जो है वो हाई कोर्ट में कर सकते हैं। और ये ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के वाले से बात करें तो ये प्रेसिडेंट का स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो किसी भी प्रोविंस के का जो हाई कोर्ट है उसके जज को किसी भी दूसरे प्रोविंस जो है उसकी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इनकी रिमूवल जो है वो सेम प्रोसीजर है कि इनकी रिमूवल जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू होती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो भी जज हैं उसकी फाइंडिंग जो है वो अपने प्रेसिडेंट को भी जो है फॉरवर्ड करेगा समरी, और प्रेसिडेंट फिर उसी जो उन्होंने उनको फाइंडिंग दी हैं उन्हीं बेस पे उन्हीं ग्राउंड पे अगर वो समझेगा तो वो जज को रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज जो हाई कोर्ट के जजेस भी हैं उनकी रिमूव डायरेक्टली उसको प्रेसिडेंट रिमूव नहीं कर सकता। ये एक बाड़ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाई गई है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर।
नेक्स्ट आर्टिकल 203 जो ये फेडरल शरिया कोर्ट्स के वाले थे हैं, जिसमें आपको उनकी क्वालिफिकेशन, उनके टेनर और उनका भी रिमूवल ऑफ जजेस जो है, इनका भी सेम वही क्राइटेरिया है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इन उन रिमूव कर सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 2 से स्टार्ट हो रही है। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जो हेड करते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। उनके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं, टू मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और टू मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं हाई कोर्ट के। जो जो के जो स्ट्रक्चर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है ये इटसेल्फ अपने तौर पे भी कोई भी कर सकती है, कोई भी एक्शन ले सकती है, या फिर कोई भी ऐसा केस है जो कि उसको प्रेसिडेंट रेफर करता है, तो प्रेसिडेंट अगर कोई उनको केस रेफर करता है तो उसके ऊपर भी सुप्रीम जुडिशल जो है वो एक्शन लेगी। जैसे कि आप केरला में होगा, पिछले दिनों प्रेसिडेंट ने केस रेफर किया था जस्टिस कादी फायज ईसा का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए गए थे बड़े सीरियस नौयत के। तो वो प्रेसिडेंट ने उनकी समरी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फॉरवर्ड की, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस पर पूरी सारी इन्वेस्टिगेशन करके और उसके ऊपर अपना जो भी उन फाइंडिंग थी वो उन्होंने सबमिट करवाई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो इसकी जो भी ऑर्डर्स होते हैं, अगर उसको ना ओबे किया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फॉल करते हैं। नेक्स्ट ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है। आपका जो जो सिलेबस है उसमें तो आर्टिकल 212 तक है। तो ये मैंने आगे रिमेनिंग को थोड़े से एडिशनल लिख दिए थे आपकी नॉलेज के लिए, या आपको मजीद एजुकेट करने के लिए। अगर आप इसको गो थ्रू कर लेंगे तो माइट भी पॉसिबल आपको, और कोई अगर क्वेश्चन आता है तो आपको प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। नीचे कोर्ट, काइंड ऑफ कोर्ट के वाले से सबसे सुपीरियर कोर्ट जो है पाकिस्तान की वो सुप्रीम कोर्ट है। हरारकी में नेक्स्ट हाई कोर्ट्स आती हैं, हाई फेडरल शरिया कोर्ट है, फिर सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं जिसमें सिविल और क्रिमिनल, रेवेन्यू कोर्ट, स्पेशल कोर्ट और सर्विस ट्रिब्यूनल जो हैं जो फॉल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिस्डिक्शन की बात करें तो आर्टिकल 144(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट या डिक्लेरेटरी जजमेंट दे सकती है किसी भी डिस्प्यूट के अंदर। ये उसके पास एक ज्यूरिस्डिक्शन फॉल करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आर्टिकल 184(3) के तहत इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट जो हैं, अगर किसी के फंडामेंटल राइट इन्फ्रेंज हो रहे हैं तो आर्टिकल 184(3) के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और नेक्स्ट हम आर्टिकल 185(2) की बात करें, तो ये जितनी भी अपील होती हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, वो अंडर 185(2) के अंदर फॉल करती हैं। तो आर्टिकल 188 जो है वो होता है इसके तहत वो अपने जितने भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की होती हैं उनके रिव्यू के लिए आप जो एप्लीकेशन देंगे, वो आप आर्टिकल 188 के तहत जो है वो रिव्यू की एप्लीकेशन फाइल करेंगे किसी भी जजमेंट के खिलाफ जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। तो उसको रिव्यू जो है वो आर्टिकल 188 के तहत सुप्रीम कोर्ट करेगी। और आर्टिकल 204 है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से है, कि अगर कोई भी ऐसे ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पास किए हैं और उसको नहीं उसको मानो वैसे नहीं उस पर अमल किया गया जिस जैसे इंस्ट्रक्शन पास की गई थी, तो उस केस में आर्टिकल 204 जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा एक हिस्ट्री में उनके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनको आर्टिकल 204 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसक्वालीफाई कर दिया था फ्रॉम फ्रॉम हिज नेशनल असेंबली सीट। हाई कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन की बात करें तो हाई कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन 199(1) जो है, ये वो जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, जो उसकी इसमें मैंडामस प्रोहिबिशन सरशरारे हैबिस कॉर्पस क्यू वारंटो, ये आर्टिकल 199(1) के अंडर फॉल करती हैं। आर्टिकल 192 फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में भी फॉल करता है, कि जो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में भी है, उसके पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाए। और अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो वो आर्टिकल 199(2) के तहत अपनी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है। आर्टिकल 203 है ये होती हैं टू सुपरवाइज सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जितने भी प्रोविंसेस की कोर्ट हैं वो हाई कोर्ट जो है उस प्रोविंस की उनको सुपरवाइज आर्टिकल 203 के तहत करती है। और
और आर्टिकल 204 जो है वो सेम आर्टिकल है हाई कोर्ट के लिए भी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वाले से। नेक्स्ट हम एमरजेंसी प्रोविजन, अगर प्रोविजन डिस्कस करें तो ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि आर्टिकल 232 के तहत कि वो जो है अनाउंस कर सकता है इमरजेंसी इन केस ऑफ वॉर या कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रही हो मुल्क के अंदर। तो वो प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 232 के तहत अपने अनाउंस कर सकता है इमरजेंसी। आर्टिकल 233 जो है वो पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दे इन इमरजेंसी के अंदर। और आर्टिकल 235 के तहत प्रेसिडेंट जो प्रोक्लेम कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर मुल्क में कोई ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अपने मामला चलाने में मुश्किल हो रही है, तो वो आर्टिकल 235 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी अनाउंस कर सकता है। तो इनकी अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री में आपको काफ़ी एग्जांपल मिलेंगी, जैसे कि ये प्रोक्लेम जब हमने अपने एटमी धमाके किए थे पाकिस्तान ने, तो उस टाइम उन्होंने फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के प्रेसिडेंट ने तो अपने जितने भी, क्योंकि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल जितने भी पावर थे उन्होंने फंड इनके रोक लिए थे, तो एट दैट टाइम प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम की थी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्म फोर्सेस की बात करें तो आर्टिकल 243 जो है ये कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस के हवाले से ये डील करता है, जो आर्म फोर्सेस की कमांड को और प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो अपॉइंट कर सकता है कोई भी जो किसी को भी, जो भी नाम उसके पास 4 सीनियर जनरल के नाम आते हैं उनमें से किसी एक को भी अपॉइंट कर सकता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। ये साबदीदी इख्तियार है आर्टिकल 243 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। और जो आर्म फोर्सेस के जितने भी मेंबर हैं वो आर्टिकल 244 के तहत जो है वो ओथ लेते हैं। फंक्शन ऑफ आर्म फोर्सेज जो हैं वो आर्टिकल 245 के अंदर फॉल करती हैं। तो आर्म फोर्सेज अंडर द डायरेक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट डिफेंड पाकिस्तान अगेंस्ट इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट। नीचे मैंने, आप देख रहे होंगे, एक चार्ट बनाया है जो कि उनके ओथ के वाले से, कि अगर आपको पेपर में वो पूछ लेता है पब्लिक ऑफिस होल्डर के वाले से कि प्रेसिडेंट जो है वो किससे ओथ लेगा जब भी वो अपना ऑफिस हेल्ड करेगा, तो प्रेसिडेंट जो हमेशा ओथ लेता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बिफोर ओथ लेता है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिफोर प्रेसिडेंट ओथ लेगा। इसी तरह जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि टेक ओथ बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारे सारे उसी तरीके से मैंने लिखे हुए हैं। जो गवर्नर्स हैं वो ओथ लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट प्रोविंस के, जो पंजाब के गवर्नर हैं अगर वो उन्होंने ओथ लेंगे तो पंजाब हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके बिफोर वो ओथ लेंगे। तो ये आप ये सबको एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ के इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में आपसे वो पूछ सकता है। इसी तरह वो रेजिग्नेशन के हवाले से भी आपको क्वेश्चन किया जा सकता है कि बताएं कि कौन अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेगा। तो हमारी जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी रेजिग्नेशन है, ज़्यादातर रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट किए जाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वही ना रूल कर रहा होता है और वही सारे मामलात जो हैं स्टेट के देख रहा होता है। तो वो हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट, तो इससे जितने भी आपके रेजिग्नेशन हैं की पोजीशंस के, पोजीशन होल्डर के, पब्लिक ऑफिस होल्डर के, तो वो रेजिग्नेशन जो है वो ज़्यादातर सबमिट होते हैं प्रेसिडेंट को। प्रोविंशियल मिनिस्टर ने अगर रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो गवर्नर को सबमिट करवाएगा। स्टूडेंट, आई होप कि आज का जो मेरा लेक्चर है वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा और आपको काफ़ी चीज़ें इससे क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी अगर आप समझ रहे हैं कोई पॉइंट आपको नहीं क्लियर, या आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन है या कोई एम्बिगुइटी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं तो नीचे स्लाइड में मेरे नंबर आ रहे होंगे, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आपको। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।